नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता हिमांशु पाठक आज आपको नए कानून की कुछ विशेष जानकारी के साथ आपके बीच आया हूं। अब अंग्रेजों के जमाने का कानून नहीं चलेगी। जी हां, अंग्रेजों के जमाने की 420 अब नहीं चलेगी। मोदी राज में पुलिस होगी आपकी फ्रेंड। जानिए दंड संहिता की जगह अमित शाह क्यों लेकर आए न्याय संहिता। भारतीय संसद से अंग्रेजों के जमाने के 3 महत्वपूर्ण कानूनों में बदलाव को मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया। इसके बाद यह कानून लागू हो गया और अंग्रेजों के जमाने के कानून निरस्त हो गया। अंग्रेजों के जमाने के कानून भारतीय दंड संहिता 1860 यानी आईपीसी अब भारतीय न्याय संहिता 2023 हो गया। दंड प्रक्रिया संहिता 1898 अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 हो गया और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कहलाएगा। अपराध से जुड़े इन तीनों कानूनों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इनमें अपराध से जुड़ी कई धाराओं के क्रम बदल गए हैं, वहीं कई धाराओं में बदलाव और कई धाराओं को समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा कई अपराधियों ने शब्दों को नए सिरे से परिभाषित की गई है। इसके अलावा सामाजिक सेवा को दंड के रूप में स्थान दिया गया है। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी में पहले कुल 511 धाराएं थी, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता में सिर्फ 358 धाराएं रह गई हैं। संशोधित कानून में 20 नए अपराधों को शामिल किया गया है, वहीं 33 अपराधों में सजा अवधि बढ़ा दी गई है। 83 अपराधों में जुर्माने की रकम भी बढ़ाई है। 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान है। 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा की सजा का प्रावधान किया गया है। बता दें कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लोकसभा ने 20 दिसंबर 2023 को और राज्यसभा ने 21 दिसंबर 2023 को मंजूरी दी थी। इसके बाद 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन कानूनों को मंजूरी दे दी। संसद में तीनों विधेयकों पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इनमें सजा देने के बजाय न्याय देने पर फोकस किया गया है। अब आइए मुख्य बिंदु के बारे में जानते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 के अधिकांश अपराधों को भारतीय न्याय संहिता में अलग रखा गया है। इसमें सामुदायिक सेवा को सजा के रूप में जोड़ा गया है। आत्महत्या जैसे अपराधों में व्यक्ति को सामाजिक सेवा की सजा दी जा सकती है, हालांकि इस दौरान उसे किसी तरह का मेहनताना नहीं दिया जाएगा। राजद्रोह को अब अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। राजद्रोह के बजाय अब भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों के लिए एक नया अपराध के रूप में जोड़ा गया है। भारतीय न्याय संहिता में आतंकवाद को एक अपराध माना गया है। इसे एक ऐसे कृत्य के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका उद्देश्य देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालना, आम जनता को डराना या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ना है। स्थानीय स्तर पर शांति भंग करना भी आतंकवाद की श्रेणी में शामिल है। फेक करेंसी की तस्करी आतंकवादी कृत्य होगा। संगठित अपराध को अपराध के रूप में जोड़ा गया है। इससे अपराध सिंडिकेट की ओर से किए गए अपहरण, जबरन वसूली और साइबर अपराध जैसे अपराध शामिल हैं। छोटे मोटे संगठित अपराध भी अब अपराध हैं। आपको बता दें, जाति, नस्ल, भाषा, समुदाय या व्यक्तिगत विश्वास जैसे कुछ पहचान चिन्हों के आधार पर 5 या अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा की गई हत्या में 7 साल से लेकर आजीवन कारावास या मौत तक की सजा का प्रावधान किया गया है। नए कानून में 7 वर्ष से अधिक और 12 साल से कम उम्र के किसी बच्चे के अपराध को अपराध नहीं माना जा सकता जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि उस अवसर पर वह अपने आचरण की प्रकृति और उसके परिणामों के बारे में निर्णय कर सके। पहले किसी ऐसे व्यक्ति पर मुकदमा चलाने का कोई प्रावधान नहीं था जो अपराध करने के उद्देश्य से किसी बच्चे को नियोजित या संलग्न करता था। नए कानून में इसके लिए एक खंड 95 जोड़ा गया है। इसमें यौन शोषण या पोर्नोग्राफी अपराध सहित अपराध करने के लिए किसी बच्चे को काम रखना या उसे शामिल करना अपराध है। बच्चे द्वारा किए गए अपराध को उसे कराने वालों को भुगतना होगा। भारतीय दंड संहिता विकृत दिमाग वाले व्यक्ति को अभियोजन से सुरक्षा प्रदान करता है। भारतीय न्याय संहिता में इसे मानसिक बीमारी वाला व्यक्ति कहा गया है। मानसिक बीमारी की परिभाषा में मानसिक मंदता शामिल नहीं है और इसमें शराब एवं नशीली दवाओं के दुरुपयोग को शामिल किया गया है।
अब मानसिक मंदता से पीड़ित व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जा सकता है। इसमें सबसे बड़ा एक और मुद्दा है, इसमें हिट एंड रन मामले पर भी फोकस किया गया है। यदि किसी व्यक्ति सड़क पर एक्सीडेंट करता है और घायल व्यक्ति को छोड़कर भाग जाता है तो उसे 10 साल की सजा का प्रावधान किया है। वहीं दुर्घटना के बाद वह घायल या घायलों को अस्पताल लेकर जाता है तो उसकी सजा कम कर दी जाएगी। और अब देख लेते हैं पुलिस एफआईआर और हिरासत। पीड़ित व्यक्ति अब किसी भी थाने में जाकर 0 एफआईआर दर्ज करा सकता है। इसके बाद शिकायत को 24 घंटे के बाद संबंधित थाने में स्थानांतरित किया जाएगा। वहीं कोई भी महिला एफआईआर दर्ज करा सकती है और इस पर तुरंत संज्ञान लेने की व्यवस्था है। इसको लेकर 2 दिनों के भीतर जवाब देने की व्यवस्था की गई है। पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो इसके बारे में उसके परिवार को सूचित करना जरूरी है। इसके बाद इस केस में क्या हुआ इसके बारे में पुलिस को 90 दिनों में संबंधित परिवार को बताना होगा। पहले यह व्यवस्था नहीं थी। किसी मामले में आरोपित अगर 90 दिनों में कोर्ट के समझ पेश नहीं होता है तो कोर्ट उसकी अनुपस्थिति में ट्रायल शुरू कर सकता है। इस कानून के बाद अब उन अपराधियों के खिलाफ भी ट्रायल शुरू हो जाएगा जो विदेशों में छिपकर बैठे हैं। नए कानून में दया याचिका को लेकर भी प्रावधान किया गया है। दया याचिका पीड़ित ही दायर कर सकता है। पहले एनजीओ एवं अन्य संस्थान भी ये काम कर लेते थे। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के 30 दिन के बाद ही याचिका दाखिल किया जा सकेगा। रेप और हत्या के आरोपितों को पुलिस हथकड़ी लगा सकती है या हथकड़ी गिरफ्तारी के समय और कोर्ट ले जाने के दौरान लगा सकती है। हालांकि आर्थिक अपराध करने वाले आरोपित इससे बचे रहेंगे। भारतीय न्याय संहिता के अनुसार पुलिस अपराधियों को अपनी हिरासत में 15 दिन से लेकर 60 दिन या फिर 90 दिन तक रख सकती है। पहले यह अवधि सिर्फ 15 दिन तक थी। हिरासत की अवधि अपराध की